वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का कॉल टेक्स चैनल पर। और रॉन्गटन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आप देखने वाले हो इसका फोर्थ पार्ट। इसका ऑफिशियल टाइटल है रॉन्गटन 4 ब्लडी बिगिनिंग्स और ये ओरिजिनल मूवी का पीक्वल है, यानी कि इस मूवी में उन म्यूटेंट का बैक स्टोरी पता चलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में इस मूवी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साथ ही इस मूवी से जुड़ी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होता है 1974 वेस्ट वर्जीनिया के एक सैनिटोरियम में, जहां बहुत सारे डिफॉर्म पेशेंट थे। वो सब बर्थ डिफेक्ट, इन ब्लीडिंग और रेडिएशन के वजह से डिफॉर्म थे। वहाँ का इंचार्ज डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को उन पेशेंट के बारे में बता रहे थे कि तभी एक पेशेंट पीछे से डॉक्टर एन को पकड़ लेता है। वो उसके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर एंड डॉक्टर एन को हिल्लिगस ब्रदर्स के सेल तक ले जाते हैं, जहाँ वो तीनों भाई थे, सॉटूथ, वन आई और थ्री फिंगर। डॉक्टर एन बताते तीनों भाई हिल्लिगस ब्रदर्स को जंगल में मिले थे। जब वो मिसेस हिल्लिगस को मिले थे तब वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। डॉक्टर एन उन्हें वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट बताता है, जबकि वो अभी छोटे ही थे। वो बताता है एक अपने हाथ की उंगली को ही चबाकर खा गया और वो था थ्री फिंगर। दूसरे ने अपनी एक आंख निकलकर खा ली और वो था वन आई। तीसरा खुद के दांतों को दीवार पर घसीटता रहता था और वो था सॉटूथ। अब आपको इन तीनों भाइयों का नाम का पता चल गया होगा। डॉक्टर एन पूछते हैं वो इतना दर्द कैसे बर्दाश्त करता होगा। तब डॉक्टर एन उसे बताते हैं कि उन्हें दर्द मालूम ही नहीं होता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की हेयर पिन निकाल ली थी, वो उनके जाने के बाद ही उस पिन से सेल के लॉक को खोलने लगता है, लेकिन वो इतना स्मार्ट नहीं था। वो तीनों भाई उसे लॉक खोलते हुए देख लेता है और वो उससे पिन मांगते हैं। वो पिन उनके तरफ फेंक देता है और अब सब पहले ही देख चुके उन तीनों भाई में से सबसे ज्यादा अक्लमंद थ्री फिंगर ही था। वो उस पिन से लॉक खोल लेता है। फिर वो तीनों चुपचाप बाहर निकलते हैं और चालाकी से सिक्योरिटी गार्ड को मार के कंट्रोल रूम में जाके सेल के सारे दरवाजे ओपन कर देते हैं। इसके बाद सैनिटोरियम में असली पागलपन शुरू होता है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक उसकी दिमाग पूरी तरह से फ्राई नहीं हो जाता। इसके बाद वो डॉक्टर रायन को पकड़ते हैं और उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पूरा 29 साल बाद, यानी कि 2003 में, और हमें दिखाया जाता है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की 9 स्टूडेंट जो कि बर्फ का मजा ले रहे थे। वो सब केनिया, सारा, ब्रिजेट, जेना, केल, डेनियल, लॉरेन, विंसेंट और क्लेयर। उन्हें स्नोमोबिल से उनका दोस्त पॉटर के केबिन तक जाना था, लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और बहुत तेज बर्फीले तूफान के बीच फंस जाते हैं। तभी उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है। उस बर्फीले तूफान के बीच वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बाहर जाने के बाद उनका क्या होने वाला है। वो सब उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो वही सैनिटोरियम था जहाँ वो तीनों भाई रहते थे। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है वो किसी तरह के हॉस्पिटल था। वो सब आग जलाकर आराम से बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन उन्हें आराम से बैठना नहीं आता था। वो सब अच्छी तरह से उस जगह को ढूंढने लगता है और इंचार्ज के ऑफिस यानी कि डॉक्टर रायन के ऑफिस में उन्हें शराब की बोतल मिल जाते हैं, यानी कि उनका रात अब अच्छी तरह से निकल जाएगी पार्टी करते करते। और साथ ही उन्हें बाहर के पेशेंट की फाइल भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। इधर हम देखते हैं उन तीनों भाइयों को जो कि रात में डिनर की तैयारी करके वापस आ चुका था सैनिटोरियम में। विंसेंट, केनी और जेना रात में सोने के लिए बेड्स चेक करने के लिए जाते हैं और बाहर जेना को कुछ दिखाई देता है। विंसेंट चेक करने जाती है और बाहर उसके चिल्लाने की कुछ आवाज आती है। जेना और केनिया दोनों डर जाते हैं, फिर भी हिम्मत करके वो विंसेंट को ढूंढने जाते हैं। विंसेंट उन्हें डरा के एक घटिया सी प्रैंक करता है, जिसके वजह से वो दोनों उससे नाराज होकर वहां से चला जाता है। विंसेंट उन सब से माफी मांगने के लिए अकेले ही जनरेटर ढूंढने जाता है। उसे जनरेटर मिल जाता है और वो उसे ऑन कर देता है। फिर लाइट आने की खुशी में वो सब पार्टी करते हैं,
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाहर से कोई उन्हें देख भी रहा है। वो वानाई था। पार्टी करते करते वो सब ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक फिल्म रील पड़ी हुई मिलती है। डैनियल उस रील को प्रोजेक्टर में डाल के चालू कर देता है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा था उन हिल्लिगस ब्रदर्स पर सबसे एक्सट्रीम टेस्ट किया जाता था। उस फिल्म को देखकर लॉरेन उन्हें बताता उसका भाई उन हिलबिलिस के बारे में बहुत खौफनाक बातें बताता था कि वो भी उन लोगों को मार के खा जाते थे, लेकिन कोई भी उसके बातों पर यकीन नहीं करता और वो सब सोने चला जाता है। रात को सब अपने अपने कमरे पर सो रहे थे, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर घूमने लगता है। हाँ, घूमने की तो जगह है, जितना हो सके घूम लो, क्या पता और ना घूम पाओ। उसे सामने केबिन में कोई दिखाई देता है। वो उसके दोस्त पॉटर था, जिसके केबिन में उन सबको जाना था। जब वो उसके पास पहुंचता है तब वो देखते है वो मरा पड़ा था, लेकिन वो वहां से भागने के पहले ही सौतुद उसके सर में एक आयरन रॉड घुसाकर उसे भी मार देता है। सुबह भी तूफान रुका नहीं था और वो सब अभी भी अंदर रुके हुए थे। जेना सबको विंसेंट के बारे में पूछते, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि कोई भी उसको नहीं देखा था। फिर वो सब रात में पहले आकर जागो रुके थे बाहर जाते, लेकिन वहां से उनका सारा सामान भी गायब था। वो सब सोचते कि विंसेंट उनके साथ फिर से कोई मजाक कर रहे हैं और वो सब उन्हें ढूंढने लगते हैं। केल, केनिया, जेना और क्लेयर नीचे बेसमेंट में चेक करने जाता है और वहां उन्हें तरह तरह की अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ एक केज दिखाई देता है, जिसके अंदर बहुत सारे औजार रखे हुए थे। वो सब आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें सारे सेल्स मिलते हैं, जिनमें पहले डिफॉर्म पेशेंट को रखा जाता था। उधर बाकी सबको नर्स के केबिन पर खून लगा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो सब सोचते हैं कि विंसेंट का कुछ हुआ है और उनका टेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है। बेसमेंट में वो सब बढ़ जाते हैं और जेना किचन में जाता है चेक करने के लिए, जहाँ वो देखते हैं सॉटूथ पॉटर के टुकड़े कर रहे थे। तभी थ्री फिंगर बहाकर उसे ले जाता है। जेना भी जल्दी से वहां से भाग जाती है और उन सब के पास पहुंचकर उन सबको सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ बताने से पहले ही सामने पॉटर के जैकेट में से कुछ उनके सामने आकर गिरते हैं। केनिया उसे चेक करने जाते हैं और जैसे ही वो जैकेट खोलती है तो वो देखती है उसके अंदर पॉटर के कटा हुआ सर था। अभी वो खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि तभी वो तीनों भाई ऊपर वाले बैल्कनी से बार बार नीचे फेंक कर क्लेयर के गले में फंसा देता है और उसे ऊपर खींचने लगता है। केल जल्दी से क्लेयर के पैर पकड़ लेता है और वो पूरा उसके खून से सन जाता है। वो क्लेयर को नहीं बचा पाता और उनके सामने उसका सर धड़ से अलग होकर केल के ऊपर गिर जाता है। वो सब जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनके स्नोमोबिल नहीं चल पा रही थी। उन्होंने उनके स्नोमोबिल के पावर फ्लैक्स को ही निकल लिए थे। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। लॉरेंस की चैंपियन थी और वो डिसाइड करते वो स्की करके मदद लेने जाएगी। वो मदद लेने के लिए निकल जाती है। बाकी सबके पास ठंड से बचने के लिए कोई भी गर्म कपड़ा नहीं था और वो ऐसे बर्फीले तूफान के बीच बाहर भी ज्यादा देर नहीं रह सकते थे। तब वो खुद को इंचार्ज के ऑफिस में लॉक करने के बारे में सोचते हैं। वो सब जल्दी से भागकर ऑफिस में घुस जाते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। बचाव करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने बेसमेंट में बहुत सारे हथियार देखे थे, इसलिए केल, डैनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं। बाद थ्री फिंगर उनके ऊपर कुल्हाड़ी लेकर पीछे पड़ जाते हैं। वो सब जल्दी से केज में घुसकर छुप जाते हैं और थ्री फिंगर के जाने का इंतजार करते हैं और उसके जाने के बाद वो सब हथियार लेकर निकल जाते हैं। उधर वानाई ऑफिस के दरवाजे में एक ड्रिल मशीन से होल करके केनिया को पकड़ लेते हैं। ब्रिजेट उसके हाथ में ब्लेड मारता है और वो केनिया को छोड़ देता है। इधर वो सब बेसमेंट से भाग रहे थे और सबसे पीछे डैनियल था। सौतू डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाता है। वहां ले जाकर वो उसे अच्छी तरह से बांध देते हैं। केल और सारा ऑफिस में पहुंचकर देखते कि डैनियल उनके पीछे आ नहीं रहे थे। उधर वो तीनों डैनियल को जिंदा काट कर खा रहे थे और उसकी चीख उन सबको सुनाई दे रही थी। बहुत सारे बहस के बाद वो उसे बचाने जाते हैं और केल देखते हैं वो तीनों बारी बारी से उसका मसल्स तेल में फ्राई करके खा रहे थे। और वानाई का एक बड़ा रिएक्शन तो देखो। डैनियल उस टॉर्चर से बच नहीं पाता और उसे मरा देखकर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उनको फंसाएंगे। वो सब उन पर हमला बोल देते हैं और उन्हें भगाकर एक सेल में लॉक कर देते हैं। केल उन्हें जलाकर मारने लगते हैं कि तभी केनिया की इंसानियत जाग जाती है। वो केल को उनके पहरा देने के लिए छोड़कर खुद आराम से ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं।
लेकिन बदकिस्मती से जहाँ वो लॉक थे वो वही सेल था जहाँ वो 29 साल पहले भी लॉक्ड थे, और जिस पिन से वो लॉक्ड खोला था वो वहीं पर अभी भी पड़ा हुआ था। जब केल सो जाता है तब थ्री फिंगर अपना हुनर एक बार फिर से दिखाता है और फिर से लॉक खोल देता है। सॉटूथ उसे पकड़ लेता है। इधर केनिया केल को चेक करने जाती है, तभी जनरेटर ऑफ हो जाती है। वो देखती है सेल के बाहर केल नहीं था और सेल के अंदर वो तीनों भी गायब था। वो जल्दी से वापस आकर उन तीनों को ये सब बता देती है। तभी कोई दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। उसका मुंह ढका हुआ था और वो सोचते हैं कि वो उनमें से ही कोई है, और वो सब मिलकर उसे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। फिर वो उसका चेहरा देखने के बारे में सोचते हैं और वो देखते हैं कि वो केल था। फिर वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो एकदम एग्जिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा चेन से लॉक था। तब वो फिर से भागते हैं और इस बार वो सब उनके रूम तक पहुंच जाते हैं जहाँ उनका सामान भी पड़ा हुआ था। वो सब खिड़की के सहारे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक सैनिटोरियम था, इसलिए वहाँ के सारी खिड़कियाँ सील्ड पड़ी थी। तभी उन्हें एक टूटी खिड़की दिखाई देती है। वो दरवाजा बंद करके उसे खोलने लगता है, लेकिन तूफान के वजह से उसके पीछे बहुत सारे बर्फ जमा हुए थे और सारा बर्फ को हटाने लगते हैं। तभी वहाँ वो तीनों भाई भी पहुंच जाते हैं। थ्री फिंगर पहले दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में सारा बर्फ में से एक रास्ता बना लेती है और वो तीनों बाहर निकल जाती है, लेकिन जेना बाहर नहीं निकल पाती और सॉटूथ पीछे से एक ड्रिल उसके अंदर घुसाकर उसे भी मार देते हैं। बाकी तीनों वहां से जान बचाकर भागते हैं, लेकिन वो तीनों भाई उन्हीं के स्नोमोबाइल पर उनका पीछा कर रहे थे। सॉटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है। वो उसके ऊपर चाकू से हमला करता है और वो उसे छोड़ देता है। ब्रिजेट वहां पर गिर जाती है। तभी वाना उसके ऊपर स्नोमोबाइल चला देता है, जिस वजह से वो मर जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है लॉरेन को, जो ठंड में जमकर मर चुकी थी, लेकिन बैड न्यूज ये थी कि रोड उसके बिल्कुल सामने ही थी, जो कि उसको तूफान की वजह से नहीं दिखा, और वो हिम्मत हार के वहां पर ही बैठ गई और वो इंतजार करते हुए मर गई। अब सिर्फ दोनों बचे थे, केनिया और सारा, और हम देखते केनिया अभी भी भाग रही थी और वाना उसका पीछा कर रहा था। वो केनिया को पकड़ने ही वाला था कि तभी सारा एक लकड़ी से मारकर उसे नीचे गिरा देती है, और हम देखते हैं उनका प्लान था। वो उसके स्नोमोबाइल लेकर बाहर से चला जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा खुश थे कि उन्हें सामने लगा फ्रेंच वायर नहीं दिखाई दी, जिस वजह से उन दोनों का सर कट गया। इसके बाद थ्री फिंगर आता है और उन दोनों का सर लेकर बाहर से चला जाता है, लेकिन धर वहीं पड़ा रहता है, और यहाँ इस मूवी का सैड एंडिंग होता है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, एक प्रीक्वल मूवी था, लेकिन ये मूवी प्रीक्वल वाले कोई सेंस नहीं बनाती। इसमें हमें ये तो पता चल गया कि उनका नाम कैसे रखा गया था, लेकिन हमें पहले से जो कहानी बताया जा रहा था उसका कोई भी ठीक से रिवील नहीं हुआ, और बाकी के लॉजिक्स भी इस मूवी के साथ ज्यादा अच्छे नहीं जाता। तो आप सब इस मूवी को प्रीक्वल के बजाय रीबूट समझ के देख सकते हो। बाकी के तीनों पार्ट्स को वैसे ही रहने दो जैसे वो है, क्योंकि उनके स्टोरी को अगर इससे जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो जुड़ तो जाएंगे, लेकिन कोई भी सेंस नहीं बनाएगा। तो रॉन्ग टर्न ट्रायलॉजी को अब वैसे ही रहने दो जैसे कि वो है, और इस पार्ट को एकदम रीबूट समझ के देखो, एकदम फ्रेश स्टार्ट। तो अब बात करेंगे हम इस मूवी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो इस सीरीज में चौथी बार थ्री फिंगर के एक्टर को बदला गया। इसका मतलब 4 पार्ट्स में 4 अलग अलग लोगों ने थ्री फिंगर्स के कैरेक्टर के रोल किए थे। इस मूवी में जिस कैरेक्टर ने विंसेंट के रोल किए हैं, उसी कैरेक्टर ने थ्री फिंगर का भी रोल किया है। इस मूवी को एक असली एवेंटन सैनिटोरियम में शूट किया गया था, जो कि कनाडा में मौजूद है। इस मूवी में यूज किया गया ज्यादातर स्नो ही असली है। मूवी में वो सब जो फिल्म देख रहे थे और जो डॉक्टर उनके ऊपर टेस्ट कर रहे थे, वो था इस मूवी का डायरेक्टर डिक्लेन ओब्रेन। क्लेयर की एक डेब्यूट फिल्म थी, और फाइल्स में जितने भी डिफॉर्म लोगों की फोटोज आपने देखी, वो सब क्रू मेंबर्स थे। ये इस सीरीज का इकलौती ऐसी मूवी है जिसमें कोई भी तीर से मरता हुआ नहीं दिखाया गया। यही इस सीरीज का इकलौती ऐसी मूवी है जिसमें लड़कों से ज्यादा लड़कियों को मारा गया, और इस मूवी को सिर्फ 19 दिन में ही शूट कर लिया गया था। तो ये था मूवी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो पिछले वीडियो को अगर मिस कर चुके हो तो पहले जाके वो देखो, जो कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर चैनल में न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में दिया बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके दरवाजे को नॉक कर पाए। तो मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।